किसान भाइयों, राजस्थान में पानी की कमी के साथ साथ जलवायु विविधता भी है। ऐसे में किसानों की आय बढ़े, इसके लिए विभाग द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें से एक है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी नमसा। नमसा क्या है और ये किसानों के लिए किस तरह उपयोगी सिद्ध हो रही है, आइए देखें। जैसा कि अपने जो है सभी जानते हैं, राजस्थान जो प्रदेश है हमारा, वो इस समय भारत देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और यहाँ पे जो जल की उपलब्धता है वो सबसे कम है। हमारा जो प्रदेश है वो अगर हम कृषि की दृष्टि से देखते हैं तो भूमि और जल दोनों की दृष्टि से जो है काफ़ी विभिन्नताओं से भरा हुआ प्रदेश है। और हमारे यहाँ की जो जनसंख्या है वो लगभग 65% वो आज भी जो है वो ग्रामीण है और कृषि पे आधारित है। हमारे यहाँ की जो सरकार है उसने किसानों की खुशहाली के लिए कई प्रकार की जो है योजनाएं चला रही है, जिसमें कुछ हमारी जो है फील्ड क्रॉप्स के लिए है, कुछ जो है पशुओं के लिए है, कुछ उद्यानिकी के लिए है। ठीक है, तो ये सारी जो है योजनाएं चला रही है। इसी क्रम में अपने जो है केंद्र सरकार के द्वारा भी हमारे जो राज्य है इसमें कई प्रकार की जो है स्कीम चलाई जा रही है, ताकि काश्तकार को हर क्षेत्र में लाभ मिले और ऐसी स्थिति आए कि काश्तकार जो है वो किसी भी स्थिति में कुछ न कुछ उसको लाभ मिले। ऐसा नहीं हो कि जैसे अगर हमने फसल ली और ओला पड़ गया, फसल नष्ट होगी, तो काश्तकार को कोई लाभ न हो। अगर आपकी समन्वित कृषि पद्धति होगी तो उसमें काश्तकार को आज फसल से लाभ नहीं हुआ तो पशुओं से दूध के द्वारा वो अपनी आजीविका चला सकता है। इसी कड़ी में जो है अपने एक केंद्रीय परिवर्तित योजनाएं, 4 योजनाओं को मिला के एक योजना का नाम दिया गया है नमसा। नमसा क्या है? नमसा है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी कि स्थायी कृषि के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है हमारा है। तो नमसा जो आरएडी योजना है इसमें 2 चीज़ मुख्य रूप से रखी गई हैं। एक तो रखा गया है मुख्य गतिविधि और एक रखा गया है सहायक गतिविधि। 2 इसको गतिविधियों में विभाजित किया गया है। दूसरी चीज़ उसका एक आईएफएस बेस है, जैसे पशुपालन आधारित क्लस्टर जो है, इसमें दूसरा जो है मत्स्य पालन, वृक्ष आधारित। तो ये जो है जयपुर जिला पशुपालन आधारित के अंतर्गत जो है इसमें क्लस्टर आवंटित हुए हैं। इसमें अपना क्या सिस्टम है, काश्तकार भाइयों को सबसे पहले जो हमारा क्लस्टर चयन होता है वो हम देखते हैं जहाँ पे हमारी सभी गतिविधियों की अधिकतम आवश्यकता वाला क्षेत्र है, जहाँ काश्तकार भाई सब गतिविधियों को अपना के अधिकतम लाभ ले सकते हैं। इसके बाद हम जो देखते हैं कि भाई क्लस्टर का चयन हो गया, उसके अंदर जो है 150 हेक्टेयर मिनिमम हमारा एरिया होना चाहिए और एक काश्तकार को अमूमन जो है 1 हेक्टेयर का हम लाभ देते हैं, ताकि अधिक से अधिक काश्तकार को लाभान्वित किया जाए। उस हिसाब से अगर काश्तकार छोटा है तो हम उसको आधा हेक्टेयर भी दे सकते हैं। उसकी जो अनुदान राशि है उसी प्रोपोर्शनेट में, उसी अनुपात में कम हो जाएगी। तो ये जो है उनका चयन करने के बाद हम देखते हैं कि भाई जो हमारी पशुपालन आधारित है तो उसमें मुख्य जो गतिविधि है वो क्या है। मुख्य गतिविधि हमारे यहाँ जो है 3 मुख्य रूप से हैं। एक तो आपका पशुपालन है, समन्वित कृषि पद्धति, एक आपका उद्यानिकी कृषि पद्धति और एक आपका सिल्वीपास्ट। उद्यानिकी कृषि समन्वित कृषि पद्धति से हमारा जो मतलब है वो ये है कि हम इसके अंदर काश्तकार को उसकी आवश्यकता के अनुसार जो फलदार वृक्ष चाहिए, चाहे उसको अनार चाहिए, चाहे नींबू चाहिए, चाहे अमरूद चाहिए, जो भी है वो पौधे हम उसको उपलब्ध कराते हैं और उसके लिए जो आवश्यक बीज, खाद, दवाइयाँ प्लस गड्ढे खोदना, उसकी मजदूरी, वो भी हम जो है उसको उपलब्ध कराते हैं। और साथ में हम उसको ये देखते हैं कि भाई शुरू में जब हम पौधा लगाते हैं तो उसके जो और ज़मीन है वो अनुपयोगी रहती है। काश्तकार उस ज़मीन का सदुपयोग करे, उसके लिए हम दलहन या सब्जी दोनों को इंटरक्रॉपिंग अंतराशस्य के रूप में उसको देते हैं। इसको हम जो है समन्वित कृषि पद्धति उद्यानिकी कहते हैं। इसके अंदर हम काश्तकार को जो भी लागत है उसका 50% या अधिकतम जो है 25,000 रुपये तक का जो है अनुदान दिया जा सकता है। ये नींबू 12मासी कागजी है और नमसा योजना अंतर्गत हमने लगवाए हैं। इसमें हमको पौधे और इनपुट्स की मिला करके 50% सब्सिडी मिली हुई है
कुल हमने 660 पौधे लिए थे और ये 2 हेक्टेयर हमने लगाए हैं। वर्तमान में 600 से अधिक पौधे जीवित हैं और अच्छी स्थिति में हैं। इसमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के हिसाब से हमने इसके बीच में भी फसल ली। हमने एक बार गर्मी का मूंग किया 2 हेक्टेयर का, तो उसमें हमारे 2 हेक्टेयर में पैदा कम हुई, 8 क्विंटल के करीब मूंग हुआ। उससे भी हमको अच्छी आमदनी हो गई थी। और ये जहां हम खड़े हैं इसमें आधे हेक्टेयर में हमने बैंगन की फसल ली थी। वो बैंगन की फसल हमारी 5 लाख रुपए के करीब हुई थी। रमसा के तहत नींबू का बगीचा लगाया आधा हेक्टेयर में। नींबू के पौधे बड़े होने में टाइम लगेगा। जो खाली जगह थी उसमें हमने फसलें बोई, जिसमें है पहले हमने मिर्ची लगाई। मिर्ची लगाने के बाद में हमने चना बोया और फिर उसके बाद में हमने टमाटर लगाया खाली जगह में। मिर्ची के हमारे को 60-70 हज़ार की मिर्ची हो गई आधा हेक्टेयर में, और चने 1,10,000 के हमने चने बेच दिए। और टमाटर की फसल इस टाइम मौजूद है। इससे कम से कम हमारे को 50 से 60 हज़ार रुपये का बिकने का अनुमान है। ये जो पेड़ पौधे हैं हमारे अनार के, वो हमारे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ये कृषि पर्यवेक्षक साहब हैं, उनके समझाई के अनुसार हमने लगाया। 220 पौधे मिले हमें और 10 किलो मूंग मिले, 2 कट्टे उसके सुपर फॉस्फेट के मिले थे, आधा कट्टा यूरिया का मिला था, और करीब 2 साल इन पेड़ों को लगाए हुए हो गए और हमें अनुदान में आधी राशि मिली इनमें। उद्यानिकी के साथ साथ पशुपालन भी किसानों की आय का अच्छा स्रोत है। इस योजना के तहत पशुधन क्रय के लिए भी सहायता दी जाती है। इसी तरह से हमारा जो है पशुपालन, डेयरी, ये जो समन्वित कृषि पद्धति है, इसके अंदर हम जो है काश्तकार को 1 हेक्टेयर के अंदर जो है अमूमन 1 पशु देते हैं, गाय या भैंस। तो इसमें हमारा जो मकसद है, इसका उद्देश्य ये है कि काश्तकार भाई, क्योंकि ये चोली दामन का साथ है पशुपालन और कृषि, तो इसकी देखते हुए इसको, तो काश्तकार के पास अच्छी नस्ल का पशु अगर होगा तो वो उससे अधिक लाभ लेगा, अच्छा दूध लेगा, अच्छा जो है उसको जो है इनकम होगी। उसको ध्यान में रखते हुए जो है हमने ये इसमें समावेश किया है। उसके अंदर हम ये देखते हैं कि उन्नत नस्ल का जो है वो पशु लेवे। उसमें चारा उत्पादन के लिए भी हमने एक समावेश किया है। 10,000 रुपये उसको चारा उत्पादन पर दिया जाएगा। फिर हमने देखा कि काश्तकार जो है अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें बाटा भी देगा दूध उत्पादन के लिए। तो बाटा चाहे वो सरस डेयरी से ले रहा है, बाटा चाहे वो अपने और जगह से ले रहा है, तो उसके लिए भी हमने जो है इसमें समावेश रखा है। और इनको ध्यान में रखते हुए हमने ये एक प्रक्रिया निर्धारित कर दी कि भाई काश्तकार को पशु उसकी इच्छा के अनुरूप दिया जाएगा, बशर्ते कि वो जो है एक हमारा जिला स्तर पे पशु मेला है, वहाँ पे हमने शनिवार को एक फिक्स होता है, तो जिला स्तरीय कमेटी इसके द्वारा ऑलरेडी जो है स्कीम में अनुमोदित है, वहाँ पे वो कमेटी उपस्थित रहती है और पहले से उनको जो है काश्तकारों को बता दिया जाता है कि भाई इस दिन आपको लेना है। तो वहाँ काश्तकार फ्री हैंड जो है अपनी इच्छा अनुसार वो पशु सेलेक्ट कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। ये भैंस जो है मैं नमसा योजना के तहत लाया हूँ। नमसा योजना का पता हमें कृषि विभाग की तरफ से हमारे यहाँ गाँव में जो WO ऑफिस है, उन्होंने पम्पलेट और नोटिस भी जगह जगह चिपकाए और पम्पलेट बंटवाए, उससे लोगों को जानकारी मिली। मुझे भी इन्हीं के मार्फत जानकारी मिली। मैंने इनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि भाई नमसा योजना के तहत भैंसें दी जा रही है। तो उस योजना के तहत मैंने एप्लीकेशन दी और ये भैंस लेके आया। भैंस जो है मैंने 80,000 की ख़रीदी थी और उसमें 50% अनुदान कृषि विभाग की तरफ से मिला, तो 40,000 की ये भैंस पड़ी है। और भैंस के साथ साथ रिजगे का बीज भी दिया गया, बांट भी दिया गया। इस भैंस से मुझे फ़ायदा मिला। कृषि विभाग की नमसा योजना के तहत उन्नत किस्म की जो भैंस है, गाय है, उसके बारे में निर्णय किया। हमारे साथ काश्तकारों के साथ कृषि विभाग के अधिकारी भी हमारे साथ पशु हटवाड़े में गए। वहाँ पे हमारे को हमारे स्वविवेक पर उन्नत किस्म की, उन्नत नस्ल की भैंस और गाय देखने का हमारे को पूरा वो दिया गया। हमने उन्नत नस्ल की भैंस का निर्णय करके और हमने वहीं पे भुगतान किया। हमारे को पशु वहाँ हटवाड़े से पशु लाने के बाद में यहाँ कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा इसका भौतिक सत्यापन किया गया। भौतिक सत्यापन
करने के बाद में कुछ अनुदान हमारे को पशु आहार के रूप में भी दिया गया और पशु आहार हमारे को उन्नत किस्म का पशु आहार दिया गया जिससे दूध में वृद्धि हो सके और कुछ उन्नत किस्म की जैसे रिंजका वगैरह के बारे में भी हमारे को जानकारी दी गई और उसके मिनी किट्स भी हमारे को दिए गए, उसका हमने प्रयोग किया। इस क्षेत्र के अंदर इनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर थी। इन काश्तकार उन्नत नस्ल की भैंसों के बारे में तो बहुत सुना था, जानते भी थे, फ़ायदे भी जानते थे, पर इनकी हिम्मत नहीं जुटा पाई। जो भैंसें इसमें उन्नत नस्ल की भैंसें 1 लाख रुपए के आसपास इनकी बैठती है तो इनकी हिम्मत नहीं बनती थी। पर राज्य सरकार केंद्र सरकार की ये योजना है जिसमें ये नमसा योजना के थ्रू भी इनको 50% अनुदान दिलाया तो इनकी थोड़ी हिम्मत बनी और 50% पे अठवाड़े पशु अठवाड़े से भैंस करे की और इसमें इनको भैंस लाने के बाद दूध से 1 लाख रुपए के लगभग इन्होंने दूध बेच दिया। बढ़िया भैंस लिया, बढ़िया मासूम भैंस है, सब बढ़िया भैंस है, बढ़िया लाभ मिले दूध देवा में। बाँट कांकड़ो था खिलाया जब बढ़िया फेट आई माँ के दूध में कण बढ़ी माँ की भैंस है, भी 60-70 को दूध बेचाई को। नमसा योजना आई थी हमारी ग्राम पंचायती में, हमारे WAS हमने काश्तकारों को बताई तो हम उनको सुन के और विचार बनाए तो वहाँ हमारे को लेके गया अठवाड़े में, हमारी मनपसंद से भैंस खरीदी है हमने और 65,000 की सर इसकी खरीद है और 31,500 हमारे को नगद अनुदान मिला और 12 कट्टे बांट के मिले एक भैंस के ऊपर और 2 कट्टे DAP के 5 किलो रंज का मिला। और देसी भैंसों में और ये अठवाड़े की भैंसों में इतना फ़र्क है सर, देसी भैंस तो 6 महीने दूध देती है, ये कंटिन्यू 12 महीने दूध देती है सर। हमारे यहाँ ग्राम सेवक जी ने ग्राम पंचायत पालावाला जाटान के ऊपर मीटिंग बुला के किसानों को खेती बाड़ी के व पशुपालन के बारे में बताया तो उन्होंने नमसा योजना के अंतर्गत हमें बताया कि अगर अपन भैंस डांडे जो अच्छे खरीदे तो उसके अंदर भी हमारे को 50% छूट मिलती है। इसी योजना के अंतर्गत हम अठवाड़े में गए, वहाँ से हमने अच्छी नस्ल की मुर्रा भैंस खरीदी। तो इस भैंस को खरीदने से हमारे को सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो ये हुआ कि पहले हम जो देसी भैंसें रखते थे वो दूध बहुत कम देती थी और जल्दी दूध देना बंद कर देती थी। यह भैंस हमारे को दूध भी बहुत ज़्यादा दी और करीब 8-10 महीने तक लगातार अच्छा दूध दिया और हमारे को कृषि विभाग से बाँट वगैरह चारा वगैरह के लिए करीब 40,000 रुपये का अनुदान मिला। तो इससे हमारे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। भैंस ले आया 80,000 का और फिर हमको अनुदान मिले 40,000 और इसमें ही बाँट के भी पैसे मिले और रंजगा के पैसे मिले और हमारे 50,000 का 60,000 का दूध बेच दिया और हम भी खाए हैं और हमारे को फ़ायदा हुआ। बरसात के पानी की एक एक बूंद को खेत तलाई में इकट्ठा करके सिंचाई की जा सकती है। खेत तलाई निर्माण के लिए भी इस योजना में अनुदान दिया जाता है। जल संरक्षण के लिए फार्म पॉन्ड एक एक्टिविटी रखी गई है। इसमें काश्तकार को अगर दूसरी स्कीम है RKY तो उसमें 1200 घन मीटर न्यूनतम आकार होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आकार को कम किया जा सकता है, लेकिन उसके अनुसार जो है उसका अनुदान भी कम हो जाएगा। 1200 घन मीटर पर अगर जो है वो काश्तकार कच्चा फार्म पॉन्ड बना रहा है जहाँ पे ज़मीन अच्छी है, पानी रुक रहा है, अच्छी है, तो वहाँ पे 52,500 रुपये जो है उसको एक फार्म पॉन्ड पर दिया जा रहा है। अगर वो प्लास्टिक सीट लगा के लाइनिंग के साथ कार्य कर रहा है तो उसको हम 75,000 रुपये एक फार्म पॉन्ड पर लाभ दे रहे हैं। फार्म पॉन्ड खुदवाया था और खेत फसल के लिए मेरे पहले पानी नहीं था कुछ भी, तो इससे 10 बीघा जगह हुए मेरे और बढ़िया फ़ायदा मिला और 1,20,000 रुपये का खर्चा हुआ इसमें, 1 महीने लग गया इसमें और 52,500 रुपये मिला साहब मुझे। फार्म पॉन्ड के अंदर केंद्र सरकार से 52,500 रुपये अनुदान मिल रहे थे। तो इन काश्तकारों से मैंने संपर्क किया और यहाँ पर जो पानी जो बह रहा था, फालतू बाहर जा रहा था और इनके पास कोई खेती होती भी नहीं होती थी, तो फार्म पॉन्ड के द्वारा इनसे फार्म पॉन्ड खुदाया तो यहाँ पानी भरा, बरसात का एक बरसात में पानी भर जाता है, तो इनसे 10 बीघा के अंदर 2 पानी आराम से चना सरसों हो जाए, इसको इनको समझाया और ये इन्होंने फार्म पॉन्ड खुदाया
और इनकी 1,20,000 रुपये लागत लगी और इनको केंद्र सरकार से 52,500 रुपये अनुदान मिला। रसायनों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए ज़रूरी है कि जैविक खेती की जाए और जैविक खेती का प्रमुख घटक है वर्मी कंपोस्ट। नमसा योजना में वर्मी कंपोस्ट इकाई निर्माण के लिए भी आर्थिक सहायता दी जाती है। आज की डेट में हमारा मिशन चल रहा है कि भाई जैविक खेती होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो मानव स्वास्थ्य है, पर्यावरण प्रदूषण है, ये सारा उसी से सुधार संभव हो रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए इसमें दोनों तरह का जो केंचुए की खाद का तैयार करने का तरीका रखा है। एक आपका जो अच्छा काश्तकार है उसको स्थायी वर्मी कंपोस्ट, और जो छोटा है उसको HDPE वर्मी कंपोस्ट, हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन जो है उस सीट का बना होता है। तो परमानेंट वर्मी कंपोस्ट स्ट्रक्चर के लिए उसको बाकायदा 30 बाई 20 फीट का जो है एक परमानेंट स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जिसकी कीमत 1 लाख या उससे अधिक आती है। तो उसके लिए हमने जो है अनुदान का रखा है कि भाई लागत का 50% या 50,000 रुपये प्रति यूनिट तक उसको अनुदान दिया जाता है। इसमें हमने रखा है कि उद्यानिकी विभाग के थ्रू जो है वो अपनी कार्रवाई पूरी कराता है, जो फाइल लगाता है अपनी ऑनलाइन। इसके साथ साथ HDPE जिसकी कीमत हमने अमूमन जो है 16,000 रुपये आंकी गई है, तो उसके लिए हमने जो है 8,000 रुपये का अनुदान का प्रोविज़न इस स्कीम में रखा गया है। तो काश्तकार जो है लागत का 50% या अधिकतम 8,000 रुपये तक का इसमें अनुदान ले सकता है। सर, हमारे श्रीमान ग्राम सेवक जरमुराज जी शर्मा ने मीटिंग ली थी, हमें उसमें बताया था, बोले ये योजना नमसा योजना है एक, उसमें स्थायी वर्मी कंपोस्ट बनाने की 30 बाई 20 फीट की उसमें 50,000 रुपये अनुदान है। तो हमने इसको बनाया, जिन्होंने ये बताया, जिस प्रकार से इन्होंने बताया उसी प्रकार से हमने 30 बाई 20 फीट की वर्मी कंपोस्ट, स्थायी वर्मी कंपोस्ट इकाई तैयार की और उसमें लगातार मैं खाद बनाता रहा हूँ। और इस बने हुए खाद को मैं मेरे खेतों में यूज में लेता हूँ। जो ये खाद बनाता हूँ, मेरे भैंसों का जो गोबर है उसको पहले तो ठंडा करता हूँ, फिर बाद में ठंडे गोबर को इसमें डालता हूँ, और जो खाद फूस वगैरह इसको भी उसमें काट पीट के इसमें डालता हूँ और उससे बनाता हूँ। उसमें मेरे को 50,000 रुपये तो सरकार से लाभ मिला अनुदान, और इसकी लागत हुई कुल लागत 1.25 लाख रुपये, जो मेरे फलदार पौधों में और मेरी खेती में सब्जियों में काम लेता हूँ। और जो कुछ बचता है थोड़ा बहुत उसको बेचता भी 5 रुपये किलो, और इससे बढ़िया बेनिफिट हुआ मेरे को। केंचुआ खाद साहब बनाए में 1,20,000 लगे, 50,000 मिल गए, तो इनसे काम किया हमने, तो फिर काम किया तो इसमें बहुत फ़ायदा मिला मेरे को। पशुपालन कृषि पद्धति में भैंस के साथ साथ ये वर्मी कंपोस्ट यूनिट भी ली है। इसकी लागत 16,000 रुपये है और 8,000 मुझे सब्सिडी के रूप में इसके मिल चुके हैं। इसमें जो खाद तैयार होती है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इसमें खाद के साथ साथ जो वर्मी वास निकलता है वो बहुत ही फसलों के लिए अमृत का काम करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर अपनाएं तो उसमें दीमक वगैरह के कंट्रोल में, उसके साथ साथ अगर स्प्रे किया जाए फसलों के ऊपर तो ये यूरिया और DAP इनकी किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम इसमें जो है जैसे प्रारंभ करते हैं, बेंचमार्क सर्वे होता है, वहाँ से बेंचमार्क सर्वे में हम पूरे जो काश्तकार है उसकी पूरी स्थिति का हमारे पास डेटा आ जाता है। तब उसके बाद प्रशिक्षण के फिर हम जो है 3 प्रशिक्षण बाद में रखते हैं, ताकि आपका जैसे उद्यानिकी है, आपका पशुपालन है, आपका जो है फसल उत्पादन है, इन सब से पहले और बीच में हम जो है इस तरह से प्रशिक्षणों का आयोजन करते हैं, ताकि काश्तकार को हर एक लेवल पे बीच बीच में उसको सही तरह से कौशल विकास किया जाए और उसका ज्ञानवर्धन किया जाए, ताकि हमारा जो राज्य सरकार का मिशन है कि भाई जो है खुशहाल किसान तो समृद्ध अपना राजस्थान वो पूरा हो सके और काश्तकार जो है खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर सके।